हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूं प्रगति और आप सबका बहुत बहुत स्वागत है मेरे इस चैनल पे। आज हम लोग इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं कॉमर्स के कुछ एमसीक्यूज़ जो कि आपके टीजीटी और पीजीटी एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इम्पॉर्टेंट होने वाले हैं। तो अगर आप कॉमर्स से किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, चाहे टीजीटी हो या पीजीटी हो, यूजीसी नेट, हायर एजुकेशन में जीआईसी, जीडीसी, किसी भी एग्ज़ाम की अगर आप तैयारी कर रहे हो तो ये एमसीक्यूज़ आपको अपनी प्रिपरेशन में हेल्प कर सकते हैं। तो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा। वीडियो शुरू करने से पहले आप सबसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि अगर आप चैनल पे नए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिए, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करिए और वीडियो का कंटेंट अगर थोड़ा सा भी पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा। इसके पहले हम लोगों ने ऑलरेडी 6 पार्ट्स में एमसीक्यूज़ डिस्कस कर लिए थे, जिसमें कि पीवाईक्यूज़ भी थे हमारे, बट टाइम गैप बहुत हो गया। दरअसल मैं अपने पीएचडी एडमिशन्स में बिज़ी हो गई थी, जिसकी वजह से मुझे समय नहीं मिल पा रहा था वीडियोज़ बनाने का। बट अब हम लोग अपना जो है लेक्चर शुरू करते हैं। तो यहाँ पहला क्वेश्चन हम देखते हैं, विच रेशियो इज़ नॉट अ पार्ट ऑफ सॉल्वेंसी रेशियो। तो यहाँ सॉल्वेंसी रेशियो की बात हो रही है। सॉल्वेंसी रेशियो जो होता है हमारा क्या मेजर करता है? सॉल्वेंसी रेशियो जो होता है वो हमारा फर्म का जो लॉन्ग टर्म डेट है, जो फर्म ने लॉन्ग टर्म डेट ले रखा है उसको रीपे करने की जो कैपेबिलिटी है उसे हम मेजर करते हैं सॉल्वेंसी रेशियो से। रेशियो हमारे 4 टाइप्स के ग्रुप में डिवाइडेड होते हैं। पहला लिक्विडिटी, फिर उस लिक्विडिटी रेशियोज़ होते हैं, फिर उसके बाद हमारा सॉल्वेंसी रेशियोज़ आ जाते हैं, प्रॉफिटेबिलिटी रेशियोज़ आ जाते हैं और टर्नओवर रेशियोज़। तो हमारा जो सॉल्वेंसी रेशियो है वो हमारा क्या मेजर करता है? फर्म की एबिलिटी को चेक करता है कि वो जो लॉन्ग टर्म डेट ले रखे हैं, लोन्स एंड डिबेंचर्स, मतलब जो लॉन्ग टर्म लोन ले रखा है फर्म ने, उसको रीपे करने की कितनी काबिलियत है फर्म के पास। तो यहाँ गिवन ऑप्शंस में से पूछा है कि कौन सा नहीं है, विच इज़ नॉट अ पार्ट ऑफ सॉल्वेंसी रेशियो। तो ऑप्शंस देखते हैं, करंट रेशियो है, डेट टू इक्विटी रेशियो है, टोटल एसेट्स टू डेट रेशियो है और प्रोप्राइटरी रेशियो है। तो हमारे नीचे के तीनों ऑप्शंस जो है हमारे सॉल्वेंसी रेशियोज होते हैं, बट करंट रेशियो हमारा क्या है? लिक्विडिटी रेशियो है। करंट एसेट का फॉर्मूला क्या होता है? करंट एसेट्स अपॉन करंट लायबिलिटीज़। ये हमारा क्या है? लिक्विडिटी मेजर करता है। ठीक है, तो ये हमारा जो है सही आंसर यहाँ पर बन जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, व्हेन द अमाउंट ऑफ गुडविल is paid privately the following entries are to be passed for this purpose। अगर हम गुडविल का अमाउंट प्राइवेटली पे कर रहे हैं तो इसके लिए हम क्या एंट्री पास करेंगे? तो गिवन ऑप्शंस में क्या है? कैश अकाउंट डेबिट टू गुडविल अकाउंट। ठीक है, गुडविल जो होता है हमारा असेट होता है, तो गुडविल हम पे कर रहे हैं तो उसको ध्यान से पहले समझने का है। फिर हमारा बी ऑप्शन दे रहा है, गुडविल अकाउंट टू ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट इन सैक्रिफाइसिंग रेशियो। और सी है बोथ ए एंड बी, एंड डी में है नो एंट्री इज़ रिक्वायर्ड। तो अगर आप क्वेश्चंस पे गौर करेंगे तो यहाँ लिखा हुआ है कि गुडविल जो है प्राइवेटली पे की जा रही है, तो इसके लिए हमारी क्या गाइडलाइन है? अगर कभी भी गुडविल का जो है प्राइवेटली पे किया जाता है तो उसके लिए कोई एंट्री रिक्वायर्ड नहीं होती। तो यहाँ हमारा ऑप्शन डी जो है राइट आंसर बन जाएगा। ओके, उसके बाद है लिक्विडेशन एक्सपेंसेस। और अगर पार्टनरशिप के केस में जो हमारा लिक्विडिटी होता है, अगर उसको हम ओल्ड पार्टनर्स को, जब न्यू पार्टनर आता है फर्म में, ओके, तो वो अपने साथ गुडविल लाता है, और तो ओल्ड पार्टनर उसे किस रेशियो में शेयर करते हैं? वो लोग शेयर करते हैं गुडविल को सैक्रिफाइसिंग रेशियो में। ओके, इसको आपको याद रखना है कि जो गुडविल नया पार्टनर लाता है वो हमेशा सैक्रिफाइसिंग रेशियो में ओल्ड पार्टनर्स उसे शेयर करते हैं। नेक्स्ट देखते हैं, लिक्विडेशन एक्सपेंसेस पेड बाय द ट्रांसफरी कंपनी इज डेबिटेड टू। तो यहाँ हमारी 2 कंपनीज होती हैं, एक हमारा होता है ट्रांसफरर कंपनी और एक होती है ट्रांसफरी कंपनी। ठीक है, तो जो ट्रांसफरर कंपनी होती है उसके असेट्स जो है ट्रांसफ़र हो रहे होते हैं, तो इसीलिए हम उसे ट्रांसफरर कहते हैं। ठीक है, जिसके असेट्स एंड लाइबिलिटीज़ ट्रांसफ़र होके कहाँ जाएंगे? ट्रांसफरी कंपनी के पास। ठीक है, जो ट्रांसफरी कंपनी होती है, इन्होंने ट्रांसफरर कंपनी के जो भी असेट्स एंड लाइबिलिटीज़ हैं उसको एक्वायर कर लिए होते हैं। ठीक है, ट्रांसफरी कंपनी को हम दूसरे नाम से क्या जानते हैं? वेंडर कंपनी। ओके, और इसे कहते हैं क्या? इसे कहते हैं परचेजिंग कंपनी और इसे कहते हैं सेलिंग कंपनी।
ओके तो ये इसके अनदर नेम है जिसके थ्रू आप जो है इसे समझ सकते हैं। तो यहाँ पर बात हो रही है कि लिक्विडेशन एक्सपेंसेस पेड बाय द ट्रांसफरी कंपनी, तो हम लोग बात कर रहे हैं यहाँ पे ट्रांसफरी कंपनी की, तो वो डेबिट होगा किस अकाउंट में, ठीक है। तो जो हमारे असेट्स ट्रांसफ़र हो रहे हैं उस टाइम अगर कोई लिक्विडेशन के खर्चे अराइज हो रहे हैं तो उसे अगर ट्रांसफरी कंपनी पेमेंट कर रही है उसका, तो वो उसे डेबिट करेगी। कहाँ से करेगी, तो इसके लिए हमारा जो है या तो गुडविल अकाउंट से होता है या तो फिर कैपिटल रिजर्व अकाउंट से होता है। लेकिन यहाँ गिवन ऑप्शंस में अगर आप देखें तो यहाँ पे सिर्फ गुडविल अकाउंट ही लिखा है, ठीक है। जनरल रिजर्व से नहीं हो सकता, पीएल अकाउंट से भी नहीं हो सकता, ठीक है। तो इसके लिए एंट्री क्या हो जाती है, गुडविल या फिर कैपिटल रिजर्व। अगर ऑप्शंस में है तो गुडविल या कैपिटल रिजर्व अकाउंट डेबिटेड टू लिक्विडेशन एक्सपेंसेस, ठीक है। अंडरस्टूड, आई होप कि सबको समझ आ गया होगा। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है डोमेस्टिक इनकम इज विच कंसेप्ट। तो हमारे दो कंसेप्ट होते हैं, एक डोमेस्टिक और एक नेशनल कंसेप्ट। तो जो डोमेस्टिक इनकम होती है वो हमारा क्या होता है, जो विद इन द टेरिटरी अंदर इनकम जो जनरेट हो रही है उसे हम डोमेस्टिक इनकम के नाम से कहते हैं। सो इट इज़ अ टेरिटोरियल कॉन्सेप्ट। तो यहाँ हमारा ऑप्शन नंबर सी जो है राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इफ इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इज ग्रेटर दैन 1 देन द डिमांड कर्व विल बी। तो यहाँ पे हम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड के जो हमारे 5 टाइप्स होते हैं, जहाँ पे यूनिटरी इलास्टिक, परफेक्टली इन इलास्टिक, परफेक्टली इलास्टिक, रिलेटिवली इलास्टिक और रिलेटिवली इन इलास्टिक, तो ये जो हमारे 5 केसेस हैं उन्हें हमको यहाँ पर समझना होगा। तो लेकिन यहाँ क्वेश्चन में पूछा है कि ग्रेटर दैन 1, तो ग्रेटर दैन 1 का मतलब क्या हो गया, हमारा जो है रिलेटिवली इलास्टिक डिमांड होगा। और रिलेटिवली इलास्टिक डिमांड के केस में ग्राफ जो है हमारा कैसा बनता है, यहाँ पे क्या होगा, रिलेटिवली इलास्टिक में क्या होगा, जो डिमांड का चेंज इन डिमांड होगा वो ज़्यादा होगा इन कंपैरिजन टू चेंज इन प्राइस। ओके, तो ये जो हमारा चेंज इन प्राइस है ये शॉर्ट होता है इन कंपैरिजन टू चेंज इन डिमांड। ओके, तो ये जो हमारा ग्राफ बनेगा ये फ्लैटर होगा। तो यहाँ ऑप्शन नंबर ए जो है हमारा राइट आंसर बन जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इन मैनेजमेंट अकाउंटिंग द एम्फेसिस एंड फोकस मस्ट बी ऑन, ये एंड नहीं दा है। तो मैनेजमेंट अकाउंटिंग के केस में द एम्फेसिस एंड फोकस मस्ट बी ऑन, ऑप्शंस में है पास्ट ओरिएंटेड, फ्यूचर ओरिएंटेड, बैंक ओरिएंटेड, कम्युनिकेशन ओरिएंटेड। तो सबसे रेलेवेंट हमें ऑप्शन बी फ्यूचर ओरिएंटेड लग रहा है, तो इसका सही आंसर क्या होगा, फ्यूचर ओरिएंटेड। ओके, ये इजी क्वेश्चन था, आप इजीली नेगोशिएट करके एलिमिनेट करके आंसर्स निकाल सकते थे। फिर उसके बाद आता है, व्हेन द स्लोप ऑफ डिमांड कर्व इज 0 द इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इज सेट टू बी। तो स्लोप ऑफ डिमांड कर्व हमारा कैसा होगा, 0। ये भी इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड का ही क्वेश्चन है। अब यहाँ स्लोप का मतलब है कि जो कर्व है हमारा, वो जो स्लोप है कर्व का वो हमारा एकदम 0 है। तो हम इसका मतलब कि जो डिमांड कर्व होगा वो स्ट्रेट लाइन होगा। और अगर आप इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड चैप्टर आपने पढ़ा होगा तो आपको ये कर्व से पता चल जाएगा कि इसमें इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड क्या होगी। जब डिमांड कर्व हमारा हॉरिजॉन्टल होता है पैरेलल टू एक्स एक्सिस, देन इट इज़ अ केस ऑफ द इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड विल बी इक्वल टू इन्फिनिटी। ओके, तो ये इसके आगे तो कोई लिमिट है ही नहीं, तो यहाँ जो हमारी ई डी हो जाएगा, ई डी इज इक्वल्स टू इन्फिनिटी। ओके, ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे जो है हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, विच रेशियो मेजर्स द नंबर ऑफ टाइम्स रिसीवेबल्स आर रोटेटेड इन अ ईयर इन टर्म्स ऑफ सेल्स। तो यहाँ पे रेशियो दिए गए हैं स्टॉक टर्नओवर, डेटर्स टर्नओवर, क्रेडिटर्स टर्नओवर एंड वर्किंग कैपिटल टर्नओवर। अब हमें क्वेश्चन में देखना है कि हमसे क्या पूछ रहा है। यहाँ पूछ रहा है नंबर ऑफ टाइम्स रिसीवेबल्स। तो रिसीवेबल्स हम किसे कहते हैं, हम डेटर्स को कहते हैं। डेटर्स कौन होते हैं, जिनसे हमें पैसा मिलना बाकी है। तो हमारा जो रिसीवेबल्स होता है वो हमें डेटर से मिलता है। और जब इन अ ईयर की बात हो रही है तो यहाँ हमारा ऑप्शन नंबर बी डेटर्स टर्नओवर रेशियो विल बी द राइट आंसर। कमिंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, यहाँ लिखा है कंपनीज क्विक रेशियो इज़ 1.5। यहाँ पे ये जो रेशियो है ये 1.5:1 है। ओके,
तो हमारा जो क्विक रेशियो गिवन है वो हमारा 1.5:1 है। करंट लाइबिलिटीज़ जो हमारे पास है वो 2 लाख है और इन्वेंट्री जो है हमारे पास 1,80,000 है। और आपको निकालना क्या है, करंट रेशियो। तो हमारा जो करंट रेशियो होता है उसका फॉर्मूला क्या होता है, करंट असेट्स अपॉन करंट लाइबिलिटीज़। और जो हमारा क्विक रेशियो है, क्विक रेशियो का हमारा क्या फॉर्मूला है, क्विक असेट्स अपॉन करंट लाइबिलिटीज़। डिनोमिनेटर में तो हमेशा ही करंट लाइबिलिटी रहेगा। तो अगर हम क्विक असेट्स को अगर हम और एक्सपैंड करें तो हम इसे लिख सकते हैं, करंट असेट में से अगर हम इन्वेंट्री माइनस कर दें, इन्वेंट्री जो कि हमारा स्टॉक है, अगर हम उसे माइनस कर दें तो हमारे पास जो है वो हमारा क्विक असेट्स आ जाता है। हम फॉर्मूले में अपनी वैल्यूज़ पुट करते हैं। हमारा क्विक रेशियो जो है वो 1.5 है और क्विक असेट्स हमें निकालने हैं और करंट लाइबिलिटीज़ हमारी कितनी है, 2 लाख। ओके तो इस 2 लाख को जो है हमें इंटू करना है 1.5 से, तो हमारा आ जाएगा क्या, क्विक असेट्स। तो हमारा यहाँ पे क्विक असेट्स जो है वो हमारा कितना आ गया, 3 लाख। ओके अब इस 3 लाख में से ये हमारा क्विक असेट है। करंट असेट निकालने के लिए हमें क्या करना है, इसे इन्वेंट्री में से, ये तो हमारा क्विक असेट है, हमें करंट असेट निकालना है। तो करंट असेट जब हम निकालेंगे तो इसमें इन्वेंट्री का जो अमाउंट है 1,80,000 ऐड कर देंगे तो हमारा करंट असेट निकल आएगा। तो इस 3 लाख में अगर हम 1,80,000 और ऐड कर दें तो हमारा जो करंट असेट का वैल्यू आ जाएगा वो कितना आ जाएगा, 4,80,000। ओके ये हमारा आ गया क्या, ये हमारा आ गया करंट असेट। अब हमें क्या यहाँ पर पूछा है, करंट रेशियो पूछा है। तो करंट रेशियो का फॉर्मूला क्या होता है, करंट असेट्स अपॉन करंट लाइबिलिटीज़। तो अगर हमारा करंट असेट का वैल्यू अगर 4,80,000 है और करंट लाइबिलिटी हमारी कितनी है, 2 लाख। ओके तो यहाँ 0 0 कैंसिल, तो हमारा क्या बचा, 48/20। और अगर हम इसे जो है और सिंप्लीफाई करेंगे तो हमारा आंसर यहाँ पर क्या आ जाएगा, 2.4। ओके तो यहाँ हमारा जो ऑप्शन नंबर डी है, हमारा जो ऑप्शन नंबर डी है यहाँ पर वो हमारा राइट आंसर हुआ। कैसे, करंट रेशियो, करंट असेट हमारा कितना आया था, 4,80,000 और जब हमने इसे डिवाइड किया किससे, करंट लाइबिलिटी से, करंट लाइबिलिटी हमारी कितनी थी, 2 लाख। ओके जो कि क्वेश्चन में गिवन है। तो हमारा जो करंट रेशियो आ गया वो हमारा आ गया 2.4:1। ओके नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इन द एब्सेंस ऑफ एन अग्रीमेंट, इंटरेस्ट ऑन लोन एडवांस्ड बाय द पार्टनर टू द फर्म इज अलाउड एट द रेट ऑफ। अगर पार्टनरशिप डीड एब्सेंट है, यानी कि पार्टनरशिप डीड नहीं बनाई गई हो और पार्टनर्स के बीच में कोई अग्रीमेंट नहीं है, तो ऐसे केस में अगर किसी पार्टनर ने फर्म को लोन दिया है तो उस लोन पे हम क्या इंटरेस्ट चार्ज करते हैं। तो कंपनीज एक्ट ने इसका ऑलरेडी एक गाइडलाइन प्रोवाइड कर रखी है कि अगर ऐसे केस में जहाँ पे कोई अग्रीमेंट नहीं है तो उस केस में हम 6% लोन पे इंटरेस्ट चार्ज करेंगे। तो यहाँ जो हमारा राइट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, दैट इज 6%। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। Z इज एडमिटेड टू अ फर्म for a 1/4 share in the profit for which he brings ₹10,000 towards premium for goodwill. It will be taken by old partners in. तो क्वेश्चन कह रहा है कि Z जो है वो न्यू पार्टनर है जिसको कि 1/4 शेयर के लिए एडमिट किया गया। ओके तो वो अपने साथ 10,000 रुपये गुडविल ला रहा है। तो इसे हम किस रेशियो में जो है ओल्ड पार्टनर्स शेयर करेंगे। इसके पहले भी हम लोगों ने इसी क्वेश्चन में डिस्कस किया था ऊपर कि जो गुडविल का अमाउंट होगा जो नया पार्टनर लेकर आएगा अपने साथ उसे ओल्ड पार्टनर्स सैक्रिफाइसिंग रेशियो में शेयर करते हैं। ओके तो यहाँ ऑप्शन नंबर सी जो है वो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। और ये जो सैक्रिफाइसिंग रेशियो है ये निकलता कैसे है, जब हम ओल्ड PSR ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में से माइनस कर देते हैं न्यू PSR तो हमारा आ जाता है क्या, सैक्रिफाइसिंग रेशियो। ओके और जो गुडविल का अमाउंट होगा हम लोग सैक्रिफाइसिंग रेशियो कैलकुलेट करेंगे और ये जो अमाउंट है ये उसी रेशियो में डिवाइड हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन। एज पर द अकाउंटिंग कंसेप्ट बिजनेस इज ट्रीटेड एज अ सेपरेट फ्रॉम इट्स ओनर्स पर्सनल अफेयर्स। तो ये कौन सा अकाउंटिंग कंसेप्ट है जहाँ पे बिजनेस मैन को और बिजनेस को अलग अलग ट्रीट किया जाता है। तो ये हमारा है बिजनेस एंटिटी कंसेप्ट। ओके नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। व्हाट डज द टर्म एस्पेरेट द कॉर्प्स वन ऑफ द हेनरी फेयल्स 14 मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स मीन। तो एस्पेरेट द कॉर्प्स जो है हमारा ये कॉर्प्स नहीं कॉर्प्स है। ओके स्पेलिंग मिस्टेक है। तो ये जो हमारा 14 फेयल के द्वारा जो हमारे 14 मैनेजमेंट के प्रिंसिपल्स दिए गए हैं उनमें से
ये लास्ट वाला है। तो यहाँ पे जो एस्पिरिट द कॉर्प्स है ये आपका एक फ्रेंच फ्रेज़ है जिसका मतलब क्या होता है, टीम स्पिरिट। ओके, टीम के बीच में जो कॉपरेशन होता है, जो हार्मनी है, उसको डिनोट करता है। तो गिवन ऑप्शंस में से हमें जो है हमारा ऑप्शन नंबर डी जो है वो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। बाकी ऑप्शंस में भी क्या है, प्रॉपर लीडरशिप, एडिक्वेट नॉलेज, इंडिविजुअल परफॉर्मेंस, जो कि तीनों ही इररेलेवेंट है यहाँ पर। तो हमारा जो टीम स्पिरिट है वो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, हु डेवलप द मैनेजमेंट ग्रिड एज अ टूल ऑफ परफॉर्मेंस इवैल्यूएशन। तो जो मैनेजमेंट ग्रिड बनाया गया इसे हम एक और नाम से जानते हैं जो कि है क्या, लीडरशिप ग्रिड। ओके, तो ये किसके द्वारा बनाई गई थी? तो जो हमारी मैनेजमेंट ग्रिड है इसमें 5 टाइप्स से जो है परफॉर्मेंस को इवैल्यूएट किया जाता है। 1.9 है, 9.9 है, इस तरह से जो है 5 टाइप्स के द्वारा जो है परफॉर्मेंस को इवैल्यूएट किया जाता है, जिसमें कि कंसर्न फॉर पीपल और कंसर्न फॉर प्रोडक्शन, ये चीज़ों से मेजर किया जाता है कि इंसान का जो परफॉर्मेंस है वो किस तरफ ज़्यादा है, लोगों की तरफ ज़्यादा है या फिर काम की तरफ ज़्यादा है। तो इसे जो बनाया गया था वो किसने बनाया था? ऑप्शन नंबर बी, रॉबर्ट ब्लेक एंड जेन माउटन। दीज बोथ पीपल हैव डेवलप्ड द मैनेजमेंट ग्रिड। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, हमारे आज की सीरीज़ का लास्ट क्वेश्चन, प्रोफेसर एल्टन मायो कैन बी राइटली कैटेगराइज्ड एज। तो एल्टन मायो, जिन्हें कि हम फादर ऑफ ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट के नाम से भी जानते हैं, ही वॉज अ, ऑप्शंस में क्या क्या है हमारे, लेजेंडरी लीडर, रिलीजियस गुरु, फिजिकल साइंटिस्ट एंड दी बिहेवियरल साइंटिस्ट। तो सबसे जो करेक्ट है वो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ही वॉज अ बिहेवियरल साइंटिस्ट, जिन्होंने ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट की कई सारे कॉन्सेप्ट्स और थ्योरीज़ को दिया है, तभी इन्हें हम जो है फादर ऑफ ह्यूमन रिलेशंस या फिर ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट के नाम से भी जानते हैं। आई होप कि आपको क्वेश्चंस अच्छे लगे होंगे। इस तरह के और भी MCQs और कंसेप्ट्स चैनल पे आते रहे तो इसके लिए प्लीज़ शो सम लव, चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करिए और शेयर करिए ताकि इस तरह के कंटेंट आगे भी आपको मिलते रहे। तो आज का हम लेक्चर यहीं पे ख़त्म करते हैं, फिर मिलेंगे दूसरे किसी टॉपिक या फिर MCQ सीरीज़ के साथ। तब तक के लिए हैव अ गुड डे एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर प्रिपरेशन।